स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है ये बहुत ही कॉमन है समाज में। तकरीबन 1 से 2% लोगों को ये बीमारी है। और अगर देखा जाए तो हमारे देश में इतनी बड़ी लोक संख्या है, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है। कम से कम ऑलमोस्ट 2 to 3 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव स्किज़ोफ्रेनिया। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि मानसिक बीमारियों में ये बीमारी बहुत ही गंभीर है। तो मैं डॉक्टर आनंद पाटिल, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, आज आपको स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। तो स्किज़ोफ्रेनिया में प्रमुख 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो कॉमन जो सिम्टम्स है वो है शक के लक्षण होते हैं कि पेशेंट को शक होने लग जाता है कि उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। या कुछ लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स पे शक होने लगता है, बीवी के ऊपर शक होने लगता है कि या मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो कहीं कुछ अफेयर कर रहे हैं। और इस तरह से उनके मन में वो बात बैठ जाती है। जब तक शक है तब तक ठीक है, लेकिन उनको यकीन रहता है तो कितना भी उनको डिस्कस करे, उनको प्रूफ बताए कि प्रूफ नहीं है ये बताए, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं रहते। उनके फिक्स्ड आइडिया रहती है जो आप हिला नहीं सकते डिस्कशन करके। इसलिए उसको हम लोग डेल्यूजन बोलते हैं। तो ये डेल्यूजन्स रहते हैं। उसके साथ साथ लोगों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, मतलब भ्रम होने लगता है, भास होने लगते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती है जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। कुछ लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। कुछ लोगों को ऐसे स्मेल आने लगती है जो दूसरों को नहीं आती है। कुछ लोगों को रूम में कोई प्रेजेंस है ऐसा लगने लगता है, कोई स्पर्श कर रहा है ऐसा लगने लगता है। तो हमारे अलग अलग जो इंद्रिय है, तो उसमें ये सब भास होने लगते हैं। और वो भास से जो पेशेंट है वो परेशान होने लगता है। उसका सारा जो ध्यान है वो भास की तरफ रहता है, तो वो डे टू डे लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और उसकी वजह से उसके डे टू डे लाइफ पर असर होने लगता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा एक मेरे पेशेंट को भ्रम हो रहा था कि उसको आवाजें आ रही थी, कोई बता रहा था उसको कि आपके जो नेबर है वो आपके खिलाफ है, वो आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। तो वो जो भ्रम हो रहे थे, तो उसके ऊपर उस पर विश्वास रख के ये जो पेशेंट था, इसने यकीन कर लिया कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है, और उसके साथ लड़ पड़ा, झगड़ा हो गया। और वो जो नेबर था उसको तो पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है, कि क्यों क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसके मन में तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से गलत फहमी होने लगती है, और वो जो गलत फहमी है उसी को वो सच मानने लगते हैं। ऐसे जब लक्षण आने लगते हैं तो उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसको आम भाषा में शक की बीमारी बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, तो जिसमें दो बातें होती हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है। इस बीमारी में जो पेशेंट है वो टॉपिक छोड़ के बात करने लगता है, इररिलेवेंट टॉक करने लगता है। तो इसलिए उससे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसके साथ एक रैपो नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो वो अलग ही दुनिया में रहता है, अलग ही बातें करता है, तो आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। उसकी बातों में कोई कोहेरेंसी नहीं रहती है, कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती है। और वैसे ही जो बिहेवियर है उनका वो भी अजीब होता है। तो देखने से ही पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं। जो सेल्फ केयर है, नहाना धोना, कपड़े बाल कैसे रखते हैं, तो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। और वो खुद का ख्याल नहीं रखते हैं और अस्त व्यस्त रहने लगते हैं। तो ये जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी रोड पर कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं जो जिनके बाल बिखरे हुए रहते हैं, अजीब अस्वच्छ रहते हैं। तो जो देखकर ही पता चलता है कि कुछ उनमें मानसिक प्रॉब्लम है। तो वो जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया के प्रकार के होते हैं। और एक और टाइप होता है जिसको सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, तो जिसमें नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो नेगेटिव सिम्टम्स कौन से होते हैं, कि जिसमें पेशेंट जो है वो अलिप्त रहता है, पूरी दुनिया से ऐसा विड्रॉ हो जाता है, और बातें कम करता है, अपने आप से ही कभी कभी मुस्कुराते हैं, अपने आप से कभी कभी बातें करते हैं। जो रोज के जो काम है उनमें उनका मन नहीं लगता, या उनको सूझता ही नहीं कि क्या बात करना है, क्या करना है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। और जो उनको जैसे हम लोग फील करते हैं इमोशंस, तो वैसे उनका उनके जो इमोशंस है वो ब्लंट हो जाते हैं। जो पेशेंट है वो अचानक गुमसुम हो जाता है, एक ही जगह पे बैठ जाता है, एक तरह देखने लग जाता है, या लेटा है तो लेटे रहता है। उससे वो बात करो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और अ, एक प्रकार का उनका बॉडी भी है ना, ऐसा स्टिफ हो जाता है। अगर आप उनका हाथ अगर ऊपर करेंगे तो ऐसे ही हाथ रखेंगे। अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वैसे ही वो बहुत देर तक वैसे ही बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे। तो ये कैटाटोनिक सिम्टम्स है। ये जो टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है ये भी पहले बहुत देखा जाता था। आजकल क्या है, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, उस लेवल तक पेशेंट बिगड़ता ही नहीं। ये कॉमन सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। और
ये जो बीमारी है, ये क्यों होती है इसके बारे में देखते हैं। तो अलग अलग कॉजेस है। एक होता है जेनेटिक कॉज, जिसमें अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये स्किजोफ्रेनिया होने के चांसेस जो है वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को प्रॉब्लम है, एक को स्किजोफ्रेनिया है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में 8 to 10% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में स्किजोफ्रेनिया पाया जा सकता है। और अगर दोनों पेरेंट्स को अगर फैमिली हिस्ट्री है या उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास वो रिस्क बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिक कॉज एक है। दूसरा कॉज है कि हमारे ब्रेन में जो विचारों का और भावनाओं का जो केंद्र है, तो उस केंद्र में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनमें इनके लेवल्स में इम्बैलेंस हो जाने की वजह से बातचीत, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण शुरू हो जाते हैं। और कुछ सोशल कॉजेस भी होते हैं कि जैसे जेनेटिक इन्फ्लुएंस है और जो अपब्रिंगिंग है। तो ऐसे घरों में जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, तो अपब्रिंगिंग में भी प्रॉब्लम आता है। कंसिस्टेंट अपब्रिंगिंग नहीं रहती है, कंसिस्टेंट पेरेंटिंग नहीं रहती है। तो अपोजिट व्यूज रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज रहते हैं पेरेंट्स के, तो जिसकी वजह से भी जो बच्चे हैं उनको एक कंफ्यूज एटमॉस्फेयर मिलता है बचपन से, और उसके वजह से भी उनको आगे चल के मानसिक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉमन कॉजेज है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो बायोलॉजिकल कॉजेज है, जो केमिकल इम्बैलेंस है, उसको तो समझा सिर्फ काउंसलिंग करके समझाने से तो वो ठीक नहीं होते हैं। तो जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डोपामिन और सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती है। तो उसकी मदद से ये जो लेवल्स है उसको करेक्ट किया जाता है, तो सिम्टम्स कम होने लगते हैं। तो साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में जानकारी देना, एजुकेशन देना पेशेंट को भी, रिलेटिव्स को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उनकी जो अपेक्षाएं हैं ट्रीटमेंट के साथ, वो रैशनल बनी रहे, लॉजिकल अपेक्षा बनी रहे। तो ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि ये जो दवाइयां हैं इनका असर आने में कभी कभी 4-6 हफ्ते लग जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। तो जब हम ये सब समझाते हैं पेशेंट को, रिलेटिव्स को, तो फिर वो ट्रीटमेंट में बने रहते हैं। फिर एक बार ठीक होने के बाद में ठीक रहने के लिए भी 1.5 से 2 साल का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिनके 1.5-2 साल के बाद हम लोग दवाइयाँ कम करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बीमारी पलट के नहीं आती, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनकी लक्षण पलट के आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर से ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। और हम हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि ठीक है, एक बार बीमारी पलट के आई है तो बार बार पलट के आ सकती है। इसीलिए उनको थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स में अगर बार बार बीमारी पलट के आ रही है, तो उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी हो जाता है। ये जो बीमारी है, तो इसके बारे में ट्रीटमेंट लेने से लोग कतराते हैं, क्योंकि इसके लक्षण जो अजीब होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये कुछ जादू टोना तो नहीं है, कुछ बाहर का तो नहीं है, कुछ भगवान का तो नहीं है। हमारे देश में ये सब जो बिलीफ्स है ये काफी प्रचलित है। इसलिए बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेने में देर कर देते हैं। पहले वो किसी तांत्रिक को बताते हैं, मांत्रिक को बताते हैं, कुछ पूजा करते हैं, और उसमें बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, और जो बीमारी है उसकी जड़ पक्की हो जाती है। फिर उसको अक्सर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट चल रही है, थोड़ा समय लग रहा है, तो कोई और बताता है कि ये करके देखो, कोई बोलता है ये करके देखो। तो इस तरह से अगर ट्रीटमेंट बीच बीच में टूटने की वजह से भी जो लक्षण हैं वो ठीक से कम नहीं होते हैं, और जो पेशेंट है उसको विश्वास नहीं रहता है कि हमने तो ट्रीटमेंट करके देखा लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये नहीं देखते कि वो भी इरेगुलर थे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसकी वजह से भी लोग ट्रीटमेंट देर से लेते हैं, या ट्रीटमेंट बीच बीच में छोड़ते हैं, या कुछ और प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से केस बिगड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग को लगता है कि जो ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट में बदलाव आ गया है, ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट गुमसुम रहने लगा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली जो बीमारी है उसका स्वभाव ऐसा है, बीमारी इस तरह की है कि जिसमें पेशेंट अलिप्त हो जाता है, गुमसुम रहने लगता है। तो बीमारी के लक्षण हैं, तो दवाइयों की वजह से नहीं है, तो बीमारी की वजह से है। ये समझना जरूरी है, तो ट्रीटमेंट बराबर जारी रखेंगे। तो इसी इसी बीमारी में एक और इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, जिसको ईसीटीज बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं, जो आम आदमी के भाषा में जिसको शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये जो शब्द है शॉक ट्रीटमेंट, तो ये जरा डरावना शब्द है, और अक्सर जो फिल्मों में देखते हैं कि जिस तरह से शॉक देते हैं, तो वैसा नहीं होता है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, टाइम टेस्टेड, इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट है।
तो इसमें पेशेंट को पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है और उसके बाद में सिर्फ 1-1.5 सेकंड के लिए सिर्फ ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है। तो पेशेंट को तो पता भी नहीं चलता कि उसको ब्रेन को स्टिमुलेट किया, ना कोई दर्द होता है ना कोई तकलीफ होती है। ये जो डर है ईसीटीज के बारे में उसको मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। जो दवाइयों से फायदा होने के लिए 1-1.5 महीना लगता है, तो ईसीटी के ट्रीटमेंट से 10-12 दिनों में पेशेंट काफी बेहतर हो जाता है। जल्दी ट्रीटमेंट होने की वजह से पेशेंट जल्दी कोऑपरेटिव हो जाता है और फिर दवाइयाँ लेने में भी कोऑपरेट करता है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उसको भी ऐसे पेशेंट को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो ईसीटी ट्रीटमेंट भी है, दवाइयों की ट्रीटमेंट भी है, और उसके साथ साथ आपके जो भी डॉक्टर है, आप उनके साथ आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बराबर से लेना जरूरी है, ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे टिकाऊ रिजल्ट्स मिले। तो ये जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसको बाजू में रखना जरूरी है, बीमारी के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। और यही हमारा प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि वो ट्रीटमेंट में देर ना करें। बिकॉज ट्रीटमेंट में देर करने से बीमारी बढ़ जाती है और फिर आगे ट्रीटमेंट ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या आपने सीखा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि किसी ना किसी की मदद हो सके।